ये डिस्कस करा था कि मेटल्स दूसरे मेटल से, दूसरे नॉन मेटल से किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो उससे एक लेक्चर पहले मैंने ये बात करी थी कि जो रिएक्टिविटी है कि मेरे मेटल्स जो हैं, हर एक मेटल सेम रेट से रिएक्ट नहीं करता, हर किसी का एक अलग रेट होता है रिएक्ट करने का। और जो रिएक्टिविटी है उसके लिए हमने एक बात करी थी रिएक्टिविटी सीरीज की। तो रिएक्टिविटी सीरीज जो बनाई गई थी वो सारे जो ऑब्जर्वेशन डाटा थे कि किस तरीके से मेटल्स रिएक्ट करने हैं किसी ऑक्साइड के साथ, सल्फाइड के साथ या अदर मेटल्स या नॉन मेटल से, उनकी रिएक्टिविटी किस तरीके से है। तो अकरेंस ऑफ मेटल्स का मतलब क्या है कि जो मेरे मेटल्स अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं या फिर सी वाटर में मिलते हैं, तो क्या ये फ्री स्टेट में मिलेंगे। मान लो मुझे जिंक चाहिए, तो क्या मुझे जिंक ऐसी अर्थ क्रस्ट में मिल जाएगा, या मैग्नीशियम या सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके के जो मेटल्स है या एलिमेंट है, क्या वो इससे ऐसे ही प्रेजेंट होंगे। तो इसके लिए जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। किस तरीके से, अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज को याद कराऊँ आपको, तो रिएक्टिविटी सीरीज कुछ ऐसे होती थी, पोटेशियम, उसके बाद हमारे पास कैल्शियम और सोडियम भी यहाँ पे होते थे हमारे पास। और लास्ट में हमारे पास है सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो जो ये रिएक्टिविटी सीरीज थी वो इस तरीके से थी कि रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। ये क्या है, मेरे लीस्ट रिएक्टिव है और ये मोस्ट रिएक्टिव है। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इससे मैं क्या पता कर सकता हूँ कि जो मेरे एलिमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे वो फ्री स्टेट में नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि अर्थ क्रस्ट में सारे एलिमेंट, सारे मेटल एक साथ प्रेजेंट होंगे। जब एक साथ प्रेजेंट होंगे तो पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, जो इस तरीके के मेटल्स हैं या एलिमेंट है, वो दूसरे वाले मेटल के साथ जरूर रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बना के एग्जिस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि ये इतने रिएक्टिव होते हैं। और अगर मैं दूसरे जो लीस्ट रिएक्टिव हैं उनकी बात करूं, तो ये मेरे फ्री स्टेट में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये इतने रिएक्टिव नहीं है, आसानी से रिएक्ट नहीं करते, और एनवायरनमेंट में हमेशा इतनी एनर्जी नहीं होती कि हम इन लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स के जो दूसरे कंपाउंड से मिला के कुछ कंपाउंड बना सके। तो इसीलिए ये फ्री स्टेट में मिलते हैं और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्टेट में मिलते हैं। उसके बीच में जो मॉड्यूलेटेड रिएक्टिव हैं, इनकी कुछ ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, ये सब एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि जनरली ऑक्साइड और सल्फाइड क्यों एग्जिस्ट करती हैं? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा अबंडेंट भी है। ऑक्सीजन एक पहली बात जो रिएक्टिव है, उसके अगर हमारे एनवायरनमेंट में देखें तो 90% ऑक्सीजन है। अब हम सोचेंगे कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के कंपाउंड नहीं बनने, क्योंकि नाइट्रोजन इतना रिएक्टिव नहीं होता जितना ऑक्सीजन रिएक्टिव होता है। इसीलिए ऑक्सीजन की ऑक्साइड जो इन एलिमेंट्स के जो मॉडरेटली एक्टिव है मेरे मेटल्स, उनकी ऑक्साइड ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। तो उसके बाद अब हम देखें जो हमारे ये एग्जिस्ट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, जो ये सारे मेटल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन्हें हम मिनरल्स कहते हैं, जिनके अंदर से हम मेटल्स या कोई भी अलग जो यूजफुल कंपाउंड है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये कहाँ मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट में मिल सकते हैं, दूसरा सी वाटर में मिल सकते हैं, तीसरा है किसी एलिमेंट, किसी भी एनिमल की जो कवरिंग शेल है वहाँ पर मिल सकते हैं। अब अर्थ क्रस्ट में तो ये ऐसे अमेलगम या कुछ कंपाउंड्स की तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं। सी वाटर में किस तरीके से होंगे? जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये जो हमारे कंपाउंड्स हैं ये डिसॉल्व होते हैं सी वाटर में, ऐसे दिख नहीं सकते हमें। तो ये एक्चुअली में क्या है कि हमारे एनवायरनमेंट में या अर्थ पर किस तरीके से मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी अकरेंस किस तरीके से है।
अब मैं बात करूं, एक टर्म आता है हमारे पास ओर्स। तो ओर्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इतनी सिंपल डेफिनेशन है कि वो मिनरल्स जिनके अंदर हम कोई मेटल जो है एक हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट है और उसे हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ओर्स की डेफिनेशन क्या हुई कि दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। इसका मतलब क्या होता है कि जो वो मिनरल्स जिनमें ओर्स का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, अगर ओर्स का जो मेटल है उनके अंदर प्रेजेंट ज़्यादा होगा तो अगर हम उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे इम्प्योरिटी कम होगी, मेटल ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इसीलिए इनको हम ओर्स अलग से डिफाइन करते हैं और मिनरल्स अलग से डिफाइन करते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो ये अलग रिएक्टिविटी है या मॉडरेटली रिएक्टिव है या लीस्ट रिएक्टिव है, तो किन किन तरीकों से हम इन्हें अलग कर सकते हैं, इन जो एलिमेंट्स हैं हमारे। इस तरह की जो मेरी रिएक्टिविटी सीरीज पर मेटल्स अरेंज है उनका जो नेटिव स्टेट है कि किस फॉर्म में वो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है वो अलग अलग है। या तो वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होंगे या बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे तो वो कोई दूसरे मेटल के साथ कंपाउंड फॉर्म कर रखा होगा, या जो मिडल में है उन्होंने ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स बना रखा होगा। तो हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी डिवाइड करें हमारे मेटल्स को, तो 3 तरह के मेटल्स यहाँ पे आ रहे हैं। मेटल्स लो रिएक्टिविटी वाले, मेटल्स की मीडियम रिएक्टिविटी वाले और मेटल्स जिनकी हाई रिएक्टिविटी है। तो अगर अब हम इन्हें अलग करना है तो हम देखते हैं यहाँ पर जो लो रिएक्टिविटी सीरीज वाले हैं जिनकी लो रिएक्टिविटी, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है मरकरी का। तो मरकरी का जो सल्फाइड हमारे पास सल्फाइड है इसको हम सिनाबार कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि मरकरी सल्फाइड वाला, मरकरी का जो ओर है जो सल्फाइड में एग्जिस्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, तो इसका नाम सिनाबार, याद रखना। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मरकरी सल्फाइड जो है और या मिनरल प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में, तो उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करा गया तो मेरे को यहाँ पे कंपाउंड मिल रहा है मरकरीज ऑक्साइड। तो ऑक्साइड बन रहा है यहाँ पे, उसके बाद ऑक्साइड को हीट करने पर यहाँ पे मेरे को मेटल जो है अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना है तो जो मेटल है वो अकेला होना चाहिए, सिंगली प्रेजेंट होना चाहिए, उसका किसी ऑक्सीजन किसी सल्फाइड के साथ बॉन्ड नहीं होना चाहिए। और हम क्या देख रहे हैं कि हमने सल्फाइड यहाँ पे SO2 की फॉर्म में और ऑक्साइड ऑक्सीजन की फॉर्म में निकाल दिया। सेम यहाँ पे अगर हम सिमिलरली कॉपर की बात करें तो कॉपर भी सल्फाइड में एग्जिस्ट करता है, कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करा, यहाँ पे हमें कॉपर ऑक्साइड मिला। कॉपर ऑक्साइड को दोबारा से जब कॉपर सल्फाइड से रिएक्शन होगी तो ये सेल्फ ऑक्सीडेशन कंडीशन जाएगा, तो हमारा जो ये कॉपर है यहाँ पर भी कॉपर एक्सट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो हमने क्या देखा कि जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं उनको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करके ऑक्साइड बनाएंगे और उस ऑक्साइड को दोबारा हीट करके जो हमारा जो मेटल है वो एक्सट्रैक्ट कर देंगे। और क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जो सल्फाइड है वो SO2 बन के निकल रहा है और जो ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन गैस बन के निकल रहा है। तो बाई प्रोडक्ट इसमें कुछ नहीं है, तो हमारा जो मेटल है वो एक्सट्रैक्ट आसानी से हो जाएगा। अब हम देखते हैं मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स, मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं उसको हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं, एग्जाम्पल जैसे आयरन है, जिंक है, लेड है, इनके जो ओर्स हैं वो जनरली सल्फाइड या कार्बोनेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। सल्फाइड का मतलब कि फेरस सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, और कार्बोनेट जिंक कार्बोनेट या लेड कार्बोनेट। तो इसमें ये दोनों फॉर्म्स हैं, इनमें जो रिएक्टिविटी मिडल वाली है उनके इस तरीके से ओर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें पता था कि सल्फाइड ओर्स को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो पहले हमें ये इस गैस में निकाल देना होगा सल्फर को, जो कि हमने कैसे करा कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये निकाल दिया जिंक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बनाना रिएक्शन जो मिडल रिएक्टिविटी वाले हैं उनमें इंपॉर्टेंट होता है। अब इस अगर मेटल ऑक्साइड को हम डायरेक्ट हीट करें तो ये मेरे को सीधा जो मेटल है वो नहीं दे सकता, क्योंकि ये मिडल रिएक्टिविटी वाले हैं तो ऑक्सीजन इन्हें रिड्यूस नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम कुछ ऐसे यूज़ करते हैं जो हाईली रिएक्टिव हो। और अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं, मैंने देखो जिंक सल्फाइड है, हीट करा, जिंक ऑक्साइड बना, जिंक ऑक्साइड को यहाँ पे कार्बन लिया है और जब ये कार्बन क्या काम कर रहा है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। जो मेरी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली वीडियो थी उसमें मैंने
रिड्यूसिंग एजेंट बताया था क्या होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरे को रिड्यूस कर देता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर रहा है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ जा रहा है, तो और यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसलिए जो कार्बन हमने यूज करा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसमें अगर हम देखें ध्यान से तो ये एक जो रिएक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है। तो जो फर्स्ट चैप्टर में हमारा कंपाउंड का वो था कंसेप्ट कि डिस्प्लेसमेंट में कोई पर्टिकुलर मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, तो उसका जो क्राइटेरिया था अगर हम समझें तो वो यहाँ से आएगा कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है, जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। सेम यहाँ पे कंसेप्ट यही है कि जिंक जो है लेस रिएक्टिव है कार्बन से, तो कार्बन उसकी जो ऑक्साइड है उसको डिस्प्लेस करके खुद कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा और जिंक जो मेटल मेरा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। सेम अगर मेरे पास जिंक कार्बोनेट है तो उसे हम डायरेक्ट हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब मैंने यहाँ पे दो टर्म्स लिखे हैं, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग। ये टर्म्स क्या है, इनका मतलब सिंपल है कि हम दोनों को हीट कर रहे हैं। अगर हम देखें दोनों को हीट कर रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। कैल्सिनेशन का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई भी मेरा ओर है, ओर्स, उसको मैं ओर को हीट करूं इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर या ऑक्सीजन, मतलब हम ऑक्सीजन की कुछ लिमिटेड अमाउंट दे रहे हैं, पूरा एक्सेस नहीं दे रहे, क्योंकि हो सकता है इसके रिड्यूस करके बाद में कोई और रिएक्शन हो जाए। उससे बचने के लिए हमने ओर्स को लिमिटेड अमाउंट में एयर में हीट करा, तो जिंक कार्बोनेट लिमिटेड अमाउंट में हीट करा है, तो ये कैसी रिएक्शन है, कैल्सिनेशन। और रोस्टिंग में क्या है, हम ओर्स को हीट करते हैं एक्सेस ऑफ एयर में। तो यहाँ पर इसलिए हमने ऑक्सीजन टर्म दिखाया है इस रिएक्शन में। तो ये रिएक्शन जो है रोस्टिंग रिएक्शन है। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का कंसेप्ट इतना ही है कि कैल्सिनेशन में हम लिमिटेड अमाउंट होता है या कई बार एब्सेंस भी होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती, और रोस्टिंग में हम एक्सेस अमाउंट लेते हैं ऑक्सीजन का कि पूरे एनवायरनमेंट में हो और ऑक्सीजन ही रिड्यूस करके सल्फर डाइऑक्साइड निकाले और साथ में हमें ऑक्साइड मिले उस मेटल की। उसके बाद ऑक्साइड जो मेरे मेटल की मिली है उसको उस मेटल से हम रिएक्ट करेंगे या उस कंपाउंड से रिएक्ट करेंगे जो उसे डिस्प्लेस करके मेरे को सीधा जो मेटल है प्योर मेटल दे दे। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हाई मेटल्स जो जिनकी हाई रिएक्टिविटी है और रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पर है, तो उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि हम यहाँ पर डायरेक्ट हीट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो अल्टीमेटली दोबारा से ऑक्साइड से बनाएंगे और स्टेबल ऑक्साइड बनाएंगे। अगर हम दूसरे मेटल से डिस्प्लेस करना चाहेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी जो मेटल्स हैं मेरे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये ऑलरेडी टॉप पर है। तो इनसे ऊपर कोई अगर एलिमेंट होता तो इनको डिस्प्लेस कर सकता था, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी हम इनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम इनके जो मेटल्स हैं इनकी कुछ मोल्टन क्लोराइड्स को लेते हैं और उसको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड एनोड, और उनकी जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से होती है। एनोड जो है Na सोडियम हमारा वो डिपॉजिट हो जाता है एट कैथोड पे, और एनोड पे क्या रिएक्शन चल रही है कि जो क्लोरीन है वो Cl2 गैस इवॉल्व हो रही है और दो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये दो सोडियम के कटायन लेंगे और उनको डिपॉजिट करेंगे कैथोड पे। तो इस रिएक्शन में क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की प्रोसेस जो है वो यूज होती है एक्सट्रैक्ट करने को अगर हाईली रिएक्टिव मेटल है। सेम वे हम यहाँ पर एल्युमिनियम को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एल्युमिनियम फ्रॉम एल्युमिनियम ऑक्साइड। और यही सेम जो प्रोसेस है वो हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में यूज कर सकते हैं। रिफाइनिंग का मतलब क्या है कि जो हमने मेटल एक्सट्रैक्ट करा है उसको अब रिफाइन कर रहे हैं, मतलब और ज़्यादा क्लीन कर रहे हैं। जो इम्प्योरिटीज उसके अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं जैसे डस्टिंग वगैरह या कोई दूसरे एलिमेंट्स जो रिड्यूस करके नहीं अलग हो पा रहे या रिडक्शन करके डिस्प्लेसमेंट करके हीट करने पे नहीं अलग हो पाते, तो हम उसके लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यूज़ करते हैं।
अब उसकी प्रोसेस हम आगे देखते हैं और देन उसके बाद कोरोजन ट्रैक करे हैं उनके हम कुछ आर्टिकल्स बनाते हैं, उनको डेली लाइफ में जब यूज़ करते हैं तो कुछ ऑब्जर्वेबल चीज़ें जो होती हैं, जैसे एंकलेट्स होती हैं सिल्वर की, वो ब्लैक हो जाती हैं। अगर हम वाटर में काम करती हैं फीमेल्स, या हमने अपनी मॉम्स को देखा होगा या किसी भी रिलेटिव को देखा होगा, तो जो उनकी एंकलेट्स है वो ब्लैक कलर की हो जाती हैं। तो वो ब्लैक किस वजह से हो रही हैं? या वाटर में काम कर रहे हैं। अब हमें पता है जो हमारे पास वाटर है, जो हम पोर्टेबल वाटर नहीं है, ड्रिंकिंग के लिए नहीं यूज़ करते, इनके अंदर कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे सल्फर है, सल्फाइड आयंस है, ये या क्लोराइड आयंस है। कुछ ये जो आयंस है प्रेजेंट होते हैं जो वाटर ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल नहीं होता। अब डेली जब हम उसमें काम कर रहे हैं तो जो सिल्वर के आर्टिकल्स है वो इस सल्फाइड से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाते हैं। तो ये सिल्वर सल्फाइड की जो कोटिंग है वो डिपॉजिट हो जाती है हमारे सिल्वर की लेयर पे। इससे क्या होता है, जो मेरा सिल्वर है वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। और अगर हम उसे अब दोबारा से उसे सेम लेयर पे लाना है तो उस लेयर को हमें हटाना पड़ेगा। तो उस लेयर को हटाने के लिए हम एसिड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे HNO3 और H2SO4 का साथ में मिला के एक्वा रेजिया सॉल्यूशन होता है। जो एसिड और बेस का जो कंसेप्ट है उसके अंदर एक्वा रेजिया यूज़ करते हैं। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फॉर्मेशन करते हैं और जो ये AgS है उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, तो हमारे जो सिल्वर आर्टिकल है वो दोबारा से शाइनी हो जाता है। दूसरा क्या है कि जो कॉपर है हमारा वो भी करोड़ करके ग्रीन हो जाता है। अब कॉपर का जो कोई भी आर्टिकल या कॉपर के एडेंसिल्स जो होते हैं उनके अंदर ग्रीन कोटिंग हो जाती है। तो वो किसकी वजह से होती है? वो होती है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अब मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड करता क्या है? हमें पता है कि कॉपर कार्बोनेट जो है वो किसकी वजह से बनता है? कॉपर के साथ अगर हमारी जो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है H2O के साथ मिले तो हमें CO3 का फॉर्मेशन होता है। ये जो कॉपर कार्बोनेट है अगर ये बेसिक है, बेसिक मतलब कि जो OH है हमने जो बताया था बेसिक का मतलब, तो उसमें इसका जो कलर है ये ग्रीन होता है। तो ये ग्रीन कलर की कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है मेरे कॉपर के आर्टिकल्स पे, यूटेंसिल्स पे, इसलिए वो ग्रीन कलर का हो जाता है। यहाँ पे आयरन रस्टिंग हमें पहले ही पता है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है। इसमें क्या है कि मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में जो मेरा आयरन के आर्टिकल्स है वो आयरन ऑक्साइड बना लेते हैं Fe2O3, और इसी को हम ब्राउन कलर के कंपाउंड को हम रस्ट बोलते हैं। अब ये जो मेरे आर्टिकल्स कैसे करोड़ हो रहे हैं या इनकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो रही है, तो इसको बचाने के लिए हम क्या कुछ प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं? तो ये जो कोरोजन हुआ है डेली लाइफ में, इनको बचाने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। प्रिवेंशन किस तरीके से कर सकते हैं? पहला हम पेंटिंग कर दें, उससे क्या होगा, एक लेयर जम जाएगी पेंट की जो कि हमारा आयरन का या किसी भी कंपाउंड का वो जो एलिमेंट की लेयर है प्योर वाली फॉर्म उसको शील्ड करके रखेगी। किससे? मॉइस्चर जो एयर से मिल रहा है, और वाटर अगर उस पर आ भी जाए तो वो पेंट की जो कोटिंग है उससे बचा रहा है, तो हमारा जो प्योर मेटल है वो सेव रहेगा। सेकंड क्या है? ऑयलिंग करके हम कर सकते हैं। थर्ड है ग्रीजिंग करके कर सकते हैं। गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारे स्टील और आयरन के आर्टिकल्स है या कोई भी इक्विपमेंट होते हैं उनके ऊपर जिंक की लेयर कोटिंग की जाती है। अब जिंक ही क्यों चुना? क्योंकि जिंक जो है लीस्ट रिएक्टिव होता है अगर हम आयरन और स्टील के उससे बात करें, और इसमें रिएक्टिव कम होने के साथ साथ ये चीप भी पड़ता है, अफोर्डेबल है, इकोनॉमिकल भी पड़ता है, तो इसीलिए इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो लास्ट पॉइंट है वो एलॉय बनाना है। एलॉय का मतलब क्या है? एलॉय एक टर्म हमारे पास आया। एलॉय क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। मतलब कि अगर मैं दो या उससे ज़्यादा मेटल्स ले लूँ तो ये एक प्रोसेस क्या करेगा कि आसानी से जो करोड़ हो रहे हैं मेटल्स अगर प्योर फॉर्म पे है तो उसकी जो प्रोसेस है वो कम कर देगा अपने आप। तो एलॉय में हम दो या दो से ज़्यादा मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर लेते हैं। इसको बनाने का प्रोसेस किस तरीके से है? हम इसके प्रोसेस में पहले जो मेटल है उसको पूरी तरीके से मोल्टेन स्टेट में लेके जाते हैं, प्राइमरी मेटल को, उसके साथ जितने प्रोपोर्शन में हमें मिक्स करना है दूसरे मेटल को उसे मिक्स करते हैं, और बाद में उस पूरे
कंपाउंड को दोबारा से रूम टेम्परेचर पे लाते हैं तो हमारे पास अलॉय का फॉर्मेशन होता है। अलॉय का भी यूज़ बहुत होता है क्योंकि ये साथ में ड्यूरेबिलिटी भी देता है, कोरोजन भी आसानी से नहीं होता और इसकी जो लाइफ टाइम वैलिडिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो मेरे कंसेप्ट थे कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ये सब काम इस तरीके से कर सकते हैं कि जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन में पढ़ा वहाँ पे भी काम आते हैं। तो यह जो हमारा मेटल्स और नॉन मेटल चैप्टर था वो यहीं तक था। अब हम इसके आगे जो और क्वेश्चंस हैं वो या डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, हम वो डिस्कस करेंगे। तब लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।